जवान भाइयों नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। जवान भाइयों, मैं आपका भाई छोटा हूँ, बड़ा हूँ और बुजुर्गों का बेटा हूँ। पूर्व सैनिक कपिल, टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। मतलब इतनी भाग दौड़ है कि आप लोगों ने टाइटल भी पढ़ लिया और फोटो भी देख लिए कि जो जवानों की जो मांग है वो भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे। वैसे तो आप लोगों को पता है भाई, जो सैनिकों की तादाद 30 लाख के करीब है। तो व्हाट्सएप ग्रुपों में भी देखते होगे आप लोग उनको, सोशल मीडिया पे देखते होगे, फलानी फलानी बातों में धर्म जाति पता नहीं क्या क्या है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि नहीं, अपनी मुद्दों की बात करो। और एक सैनिक किसी धर्म जाति का नहीं है। दूसरी अपनी बात पे आऊं भाई, जितने भाई मेरे देख रहे हैं, कुछ कमी आप लोगों में भी है कि आप जो झूठ को प्रोत्साहित करते हो, झूठ की हौसला अफजाई करते हो, उसके कारण आपके हक नहीं मिल पाते। आप वैसे तो बोलते हो कि भेदभाव हो रहा है, कहीं लाइन अलग अलग लग रही है, पट्टी ऊपर पट्टी अलग अलग है, ईसीएस है, सीएसडी है, या अलाउंस है, पे पेंशन है। वो मैं आज इतना कह सकता हूं, वो सरकार की कमी नहीं, मेरे जैसे सैनिकों की कमी। क्यों? क्योंकि हम झूठ को फैलाते हैं और झूठ इतना जल्दी चलता है कि इतना जल्दी सच भी नहीं चलता। जब जब तक सच चलेगा, जब तक झूठ पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के वापिस आ जाएगा। तो इसमें कमी किसकी है? मतलब इतनी भागदौड़ मच रही है कि मैं अभी पंजाब में राजपुरा से लाइव हो रहा हूं और मेरे को एक मीटिंग भी अटेंड करनी है, पर बताऊंगा नहीं कहां करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि भाई हमारे भाई है जो स्पेशल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। पर ऐसी कोई बात नहीं कि क्यों मीटिंग करनी है, बस वो यही करनी है कि हम अपनी बात, जो सैनिकों के साथ में भेदभाव हो रखा है, वो हम कैसे सरकार तक पहुंचाएं। और सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारे को संविधान ने हक दिया। संविधान के दायरे में रह के हम सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे, ना थकेंगे ना हारेंगे, चलते रहेंगे। चाहे कितने भी सैनिक हमारे पे कमेंट करते रहो, गालियां देते रहो कि आप पहले भी माननीय रक्षा मंत्री से मिले थे और इतनी सारी मीटिंगें हो गई आप लोगों की, आप क्या लेके आए। अगर मैं एक एक बात को रखने लग जाऊं तो पूरी रात निकल जाएगी। बहुत कुछ मिला भी, बहुत कुछ रह भी गया। और सबसे बड़ी चीज जो मिली वो ये मिली 75 साल में कि जो सैनिक है वो रक्षा मंत्री के दरवाजे तक जाना सीख गया। वो रक्षा मंत्री के साथ अपने भेदभाव की आवाज को आंख से आंख मिला के बताना सीख गया, उठाना सीख गया। तो इससे बड़ी क्या होगी? गालियां देने वाले देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का पैसा हम ले नहीं रहे, किसी का भी भाई का एक पैसा नहीं ले रहे। हम अपनी मान और सम्मान जो संविधान ने दिया उसके हक के लिए आवाज उठा रहे कि 6 मीटर कपड़ा हमने पहना है और 6 मीटर कपड़ा जर्नल पहन रखा है। पे में फर्क हो सकता है, पे के बाद में जो सुविधाएं हैं, जो अलाउंस है, उसमें फर्क क्यों हो सकता है? जवान भाइयों, मैं इससे पहले एक फोटो दिखा देता हूं आप लोगों को। जिस भाई को जल्दी है वो कृपया करके वीडियो से बाहर निकल जाओ। अगर आपको जल्दी, आपको कोई काम करना है, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूं, मैं मेरे बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर हैं, वही मेरे व्यूअर, वही ज्यादातर मेरे पास में फोन करते हैं। जवानों के लिए मैं बनाता नहीं, तो उनको मैं थोड़ी लंबी चलेगी, वो आराम से अपनी मेरी बात को भी समझ सकते हैं। तो इसलिए भाई जिसको जल्दी है वो बिल्कुल निकल जाओ।
मेरे को गाली देने की जरूरत नहीं। जवान भाइयों, ये फोटो देख लो आराम से। दिख रहे होंगे भाई या नहीं दिख रहे? देखो, दूसरा मेरे पास में है नहीं, वैसे ऊपर भी लगा हुआ है। तो हमारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रधान सूबेदार प्रगट सिंह साहब, सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह साहब, नेशनल एडवाइजर सूबेदार मेजर एसपी कौशल साहब, और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल जी, और भाई मैं माननीय रक्षा मंत्री को मांग पत्र जवानों का दिया है, और आज से नहीं दे रही। तो कितनी बड़ी बात है भाई, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई। माननीय रक्षा मंत्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री होते हैं, सबको मालूम है, बहुत भारी चीज। 136 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। अरे अगर एक जो गांव देहात में रहता है एक बंदा, जहां पर बिजली भी कट मार मार के आती है, कच्ची गलियां हैं, और एक माननीय रक्षा मंत्री समय देता है और वहां के जवान जाके और पूरे देश के जवानों की भेदभाव की आवाज उनके सामने रखते हैं, तो यह सबसे बड़ी बात है। यह बड़ी बात नहीं कि उन्होंने हमारी मांग मान ली, नहीं माननी, मान लेते हमारी मांग। अगर हम यह आवाज आज से 10, 20, 25, 30 साल पहले उठाते, हम आने वाली पीढ़ी के लिए आवाज उठा रहे, उनके लिए एक मंच का निर्माण कर रही। और जब वो मंच आज से 20, 30, 50, 60 साल पहले, 60 साल के बाद में जब वो मंच बनेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में हमारी भी एक छोटी सी तस्वीर लगेगी। उस तस्वीर के लिए संघर्ष है, और उस तस्वीर के लिए संघर्ष मैं नहीं, जो सैनिक भाई हैं वो भी करो। और उनमें उनका भी नाम है देशभक्तों में, जिन्होंने घर पे बैठ के, जो विकलांग सैनिक है, जो बिस्तर से उठ नहीं सकते, उन्होंने जो लेटर लिखे हैं। आज से मैंने 3 महीने पहले बोला था कि ये वर्ष चिट्ठी लिखो वर्ष बनाया जाएगा। आपको अंदाजा नहीं होगा जो आज हमने पता लगा, कितनी चिट्ठी आई है देश से, इतनी चिट्ठी आई है, और उनको जवाब देते देते थक गई। और वो सैनिकों के मेरे पास में फोन, व्हाट्सएप से उन्होंने चिट्ठी भेजी, अशोक सितम लगा हुआ। बोला सर मौज होगी। मां क्यों भाई, मांग तो पूरी नहीं हुई। बोला ये अशोक सितम जब मेरे घर पे आया, चिट्ठी लेके डाक खाने वाला आया, और मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, भाग के मेरा बच्चा लेके आया, मेरे साइन करवाए, और मैंने ऊपर देखा अशोक सितम लिखा है। रक्षा मंत्रालय से चिट्ठी आई है कि आपने जो लेटर भेजा है उसमें हम संज्ञान लेंगे। पर संज्ञान तो चलो वो अगली बात है, सबको लिख के भेजते हैं, पर उस सैनिक के लिए जब अशोक सितम की वो तस्वीर देखता है, तो दोबारे उसके जो देशभक्ति के उल्लारे हैं, वो ऐसा सोचता है कि मैं अभी बॉर्डर पे पहुंच जाऊं दौड़ के। ये है जवान भाइयों, मैंने जो फोटो आप लोगों को दिखाया, किसी ने बेल्ट टाई लगाई हुई थी, किसी सैनिक ने कोट पहना हुआ था, किसी ने चश्मे लगाए हुए थे, या किसी के पीछे स्क्रीन चल रही थी। अरे भाई, हम आप जैसे गरीब आदमी हैं, नहीं लगाई हुई थी ना। और जो आप लोगों को उल्लू बना रहा है, फद्दू बना रहा है, कभी कोट पहन के, कभी ये करके, और देख ऐसे हाथ करता है कि मैंने फद्दू बना दिया। उसका जो आप देखोगे जब वीडियो में, सबसे पहले फोटो ये देखेगा कि मैंने फद्दू बना दिया, ऐसे तीर के निशान। देखो मैंने ऊपर ले जाके, ऊपर आसमान में ले जाके फद्दू बना के धक्का मार दिया। जवान भाइयों, सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। अगर सच आदमी जो हम बोलते हैं, या जो बुजुर्ग बोलते हैं, जो इतने बुजुर्ग हैं, अभी जो मैं बताया, जो मैंने फोटो दिखाया,
जो सूबेदार प्रगट साहब का 94 साल उम्र, उनकी 94 साल उम्र। ये है देशभक्त आदमी, ये वो सूबेदार हैं जो जवानों के लिए लड़ रहे। नहीं तो हरियाणा और पंजाब में सूबेदार और कैप्टन है 97%। हमारे कैप्टन राजेंद्र साहब सही कहते हैं कि 97% दरी और कुर्सी बिछाते हैं पूरे सेना अधिकारियों की। अपनी पेंशन पे तो उन्होंने हथौड़ा चलाया, जवानों की पेंशन पे और हथौड़ा चलाया। और ऐसे सूबेदार जो प्रगट साहब जैसे हैं, जिनकी 94 साल उम्र होगी, जो दिल्ली से 1300 किलोमीटर का सफर करके, अरे जर्नल के डिब्बे में बैठ के जब आता है, जब मैसेज मिलता है कि कल दिल्ली आना है, तो रिजर्वेशन नहीं मिलती। भाई सैनिक भाइयों, आप लोगों को सबको मालूम है कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। और तो हमारे को वो 74-72 कौन सी सीट बोलते हैं, उसके अंदर ऐसे बैठना पड़ता है। बैठना पड़ता नहीं बैठना पड़ता भाई, ये अपनी आत्मा पे हाथ रख के देखो। और वो आदमी, वो सूबेदार किसके लिए लड़ रहे? हमारे जैसी जो उसकी पीढ़ी है, उनके खून से हम पैदा हुए, हम उनके पुत्र हैं, बच्चे हैं हमारे लिए। तो ऐसे बनो, अपनी आवाज को लेके जाओ। बताने का मतलब यह है कि माननीय रक्षा मंत्री को आज 5 सदस्यीय पंजाब के ने, और भाई मैं एक हरियाणा से, आज उन्होंने मांग पत्र सौंपा हमने जवानों की मांग का। अगर ऐसे ही राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, मणिपुर है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, साउथ है, भाई तमिलनाडु है, कर्नाटका है, पांडिचेरी है, अगर वो भी आदमी, वो भी सैनिक दरी कुर्सी से निकल के आपकी मांगों को भारत सरकार तक पहुंचाए, तो भारत सरकार आपकी संविधान के दायरे में आपकी मांगों को मानेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। पर आप लोगों को जो यूट्यूब के आए हैं कोट पैंट पहन के, इसी सच में 2 दवाई बढ़ गई, कैल्शियम ले लो। कभी तुम्हारे को सपने दिखाते हैं 3.68 का, कभी दिखाते हैं सेकंड 1 रैंक 1 पेंशन में मिलेगी 4 लाख रुपये, तुम घूमने लग जाओगे हेलीकॉप्टर में। अरे आप लोगों की इस तरह की बुद्धि को देखते हुए सिविलियन भी आ गए। अभी जो सिविलियन आदमी हैं, जिन्होंने कोई ज्ञान नहीं, वो आप लोगों को आके फुद्दू बना रहे, बुद्धू बना रहे, बेवकूफ बना रहे। और आप देख रहे हो। और जो सच में लड़ रहे हमारे जैसे, जिनकी आवाज भारत सरकार तक जानी चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू, उनका कोई सपोर्ट ही नहीं। इतनी मीटिंग कोई कर सकता है? कई बार थक भी जाते हैं हम कि यार क्यों लड़ रहे हैं हम इनके लिए, क्या मतलब है? अगर मेरी बढ़ेगी तो इनकी भी बढ़ेगी। छोड़ो ना, खर्चा हो रहा है, पैसे लग रहे हैं, तेल लग रहा है। अपने जितनी सैनिकों को पेंशन मिलती उतनी हमारे को मिलती है। हमने भी अपने बच्चों की फीस भरनी है, हल्दी मिर्च नमक आटा सब कुछ लेके आना। फिर भी कि नहीं यार, आने वाली पीढ़ी जवाब मांगेगी जिस तरह से हम जवाब मांग रहे कि हमारी जो पिछली पीढ़ी ने हमारे लिए आवाज क्यों नहीं भारत सरकार तक पहुंचाई भेदभाव की। इसलिए उनके सवालों से बचने के लिए हम चल रहे। अगर जिस समय देश गुलाम था, 33 करोड़ जनसंख्या थी देश की, भगत सिंह जैसा एक व्यक्ति था और उसका साथ देने वाले टोटल 28 युवा थे। तो माँ भाई, इसमें तो नाम आगे चल के 20-30 साल के बाद में जब हम चले जाएंगे जो संघर्ष कर रहे हैं, तब हमारी फोटो लगेगी। तो उस फोटो के लिए हमारा संघर्ष करना पड़ेगा। अगर सारी आदमी, सारी सोसाइटी लेटर भेजने लग गई तो हमने कौन पूछेगा? इसलिए आप लोगों को YouTube पे फद्दू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हो, और आप उसको देख रहे हो कि पता नहीं क्या मिलने वाला, और हमारे जैसों को पीछे धकेलते जा रहे हो। इसका सबसे बड़ा नुकसान आप हमारे जैसों को नहीं है। सोशल मीडिया आवाज पहुंचाती है,
भारत सरकार तक। आप लोगों को मालूम है, कोई अत्याचार हो जाए, किसी का शोषण हो जाए, तो वो जो छोटे छोटे आदमी भी आपकी डिस्ट्रिक्ट में, आपके गांव में है, वो आपकी आवाज भाई मोबाइल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा सरकार तक पहुंचाती, तो सरकार एक्शन लेती। यहां पे बहुत बड़ी ये षड्यंत्र है जो इनको खड़ा किया गया है, कोट पैंट वालों को, टाई वालों को। मैं अपनी बात पे आऊं भाई, लास्ट में रह गया। मैं तो इतना कहता हूं, या तो अनसब्सक्राइब करो, या उनको देखना बंद करो, या हमारे जैसे जो सच में जो आपसे एक पैसा नहीं ले रहे, और जो अपने हक के लिए, हम ये नहीं करें कि भाई सैनिक समुदाय के लिए, के हक के लिए, अपने उनके लिए नहीं यार, जो संविधान ने हमारे को मान सम्मान दिया, उसकी आवाज हम भारत सरकार तक पहुंचाए। हमने मांग पत्र दे दिया, और बहुत ही अपनी बात पे आऊं, और विरोध दर्ज करवाया है, जबरदस्त विरोध। ऐसा नहीं है जो मैं बोलता हूं ये सब ने मालूम है, चाहे वो मेरी बटालियन का जानता है, सबको मालूम है। जो मैं और जितने भी ये बंदे गए थे पांचों, ये मेरे से भी ज्यादा भगत सिंह, जो बोलेंगे खुल के बोलेंगे, हाथ बांध के नहीं बैठेंगे सोफे पे, जो बोलेंगे जबरदस्त बोलेंगे कि अगले आदमी को झुका देंगे बोलने में, सबूत के साथ में। सबसे पहले तो जो पॉइंट था भाई, बता दूं मैंने हमने क्या रखा था। आप लोगों को मालूम है 3-4 दिन पहले माननीय रक्षा मंत्री जी की, राजनाथ जी की एक कॉन्फ्रेंस सैन्य कमांडरों के साथ में हुई थी, और उन्होंने एक घोषणा करी थी, खतरे और कठिन स्थानों पर तैनात सैन्य अफसरों एवं कर्मियों को अतिरिक्त भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। आपने यूट्यूब पे बहुत देखे होंगे, बल्ले बल्ले हो गई, जवानों की ये हो गई, वो हो गई। अगर ये जो यूट्यूब के हैं उसी समय विरोध करते तो सरकार तक ये बात जाती कि जो माननीय रक्षा मंत्री ने घोषणा करी, और कौन सी, किस अलाउंस से, जो जोखिम बढ़ता है, जो हार्ड रिस्क का बढ़ता है, कठिन स्थानों पर तैनाती का भत्ता है, वो ऑफिसर को 10,500 और जवान को 6,000 रुपये, जेसीओ को 6,000 रुपये। जोखिम पूछ के आता है क्या? जोखिम पूछ के आता है क्या? कोई पूछने वाला हो भारत सरकार से कि भाई तू जवान है ना, तेरे को तो 6,000 रुपया अलाउंस मिल रहा है, तू आगे से हट जा। हाँ, तेरे को कितना मिल रहा है? 10,500। तेरे को ज्यादा में जोखिम में, ज्यादा तेरे को रिस्क है। अरे जब गोली चलती है, आरटी का फायर होता है, तो वो पहचान नहीं करता किसने स्टार लगा रखे कंधे पे और किसने फित्ती लगा रखी है। उसको कुछ नहीं भी मालूम, वो निर्जीव है। वो जहां गिरेगा वहां सफाया करता चला जाएगा। दूसरी बात सुनो, बहुत बढ़िया बात है ये, जो देखने वाले भाई। अब सेना और सीएपीएफ का खतरा एक जैसा तो बढ़ता भी एक जैसा, इसी कॉन्फ्रेंस में माननीय रक्षा मंत्री ने बोला। 2 पॉइंट पकड़ने के हैं, और ये उनके लिए है जो मिलिट्री सर्विस पे का, जिस एसोसिएशन वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने जो केस किया है माननीय न्यायालय हाईकोर्ट में, उनके लिए 2 पॉइंट है, जो वो माननीय हाईकोर्ट में इन दोनों पॉइंटों को माननीय रक्षा मंत्री के रख सकते हैं, अखबारों की कटिंग को रख सकते हैं कि माननीय रक्षा मंत्री ने यह बोला है। तो माननीय रक्षा मंत्री ने क्या बोला है? सेना और सीएपीएफ का खतरा एक जैसा तो बढ़ता भी एक जैसा। दूसरा पॉइंट, दूसरी जो उन्होंने लाइन बोली, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात सैनिक जब दुश्मन का मुकाबला करता है या कश्मीर घाटी में आतंकवादियों से मुठभेड़ होती है, तो क्या वर्दी के रंग के हिसाब से खतरा तय होता है? क्वेश्चन मार्क। क्या अलग अलग रंग की वर्दी में खतरे का स्तर अलग अलग होता है? यही तो माननीय रक्षा मंत्री जी हम बोल रहे हैं। जब वर्दी एक समान है, जब वर्दी एक समान है, तो क्या अलग अलग रंग की वर्दी में खतरे का स्तर अलग होता है? क्या वर्दी के हिसाब से और रैंक के हिसाब से खतरे का
खतरे का अलाउंस दिया जाएगा? अरे प्राकृतिक तो सबके लिए बर्फ गिरती है एक समान। जब वो पक्षी है, जानवर है, जब मनुष्य है, फिर अलाउंस अलग अलग क्यों? और जब खतरा आप खुद बोल रहे हैं, जब वर्दी एक है, खतरा एक है, तो अलाउंस अलग अलग क्यों? आप खुद बोल रहे हो। आपने जो संज्ञा दी वो CAPF पे दी कि CAPF भी वहां पे है क्योंकि उनका अलाउंस ज्यादा था और भारतीय सेनाओं का कम था। तो आपने वही तो दिया ना उदाहरण कि वर्दी एक तो खतरा अलग अलग क्यों? वही तो हम पूछ रहे हैं कि वर्दी एक और खतरा एक और गोली एक और तोप एक, तो अलाउंस अलग अलग क्यों है? जब पेट्रोलिंग में, अम्बुश में या जो फॉरवर्ड पोस्ट है उसमें एक कर्नल साहब बैठा है, एक जेएसओ साहब बैठा है, एक जवान बैठा है और फायर हो जाता है, आरटी का फायर हो जाता है, पोस्ट पे गिर जाता है। अलाउंस अलग अलग कैसे जब तीनों शहीद हो गए तो? और जबकि हमारा संविधान है आर्टिकल 14 से लेके 21 तक, फिर 32, वो तो बोल रहा है कि इस तरह का भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। ये बात हमने मजबूती के साथ में इसमें विरोध जताया है मांग पत्र पे। और ये 3 दिन की पहले की बात है। 3 दिन में भागदौड़ कितनी मचानी पड़ रही है, कितनी मचानी पड़ रही है, आप ये लगा लो। क्योंकि हम देशभक्त आदमी हैं, इस देश के, भारत देश का नमक खाया है, भारतीय सेना की सेवा करी है। और भारत अगर इस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जवानों के मनोबल पे विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो वो किसी के लिए ठीक नहीं, ना मेरे लिए, ना मेरी मातृभूमि के लिए, ना मेरे देश के लिए। इसलिए इतने बुजुर्ग आदमी दिल्ली तक दौड़ करनी पड़ेगी। और हम देख रहे हैं यूट्यूब के फालतू के वीडियो, कोट पैंट टाई वालों के। हम ये टाई आती है 15 रुपये की टाई, 25 रुपये का कोट, ये पहन के हम नहीं खड़े हो सकते। अरे यही परिणाम यही है। आप जिस तरह आप घर में रहते हो उसी तरह हम रहते हो। पर आप देखते हो कि ये VIP बन के आया हुआ। अगर ये आदमी जो यूट्यूब चैनल चला रहे, अगर ये बोलते कि ये तो भेदभाव किया है, तो यह आवाज सरकार तक जाती और सरकार इसको संज्ञान में लेती। हमने मांग पत्र में यह भी बताया कि आप जो पिछली मीटिंग फरवरी में हुई थी, आपने ये बोला था कि सैनिक तो हमारे को वोट देते हैं, बीजेपी को देते हैं। मैंने उस समय यही कहा था, ठीक है माननीय रक्षा मंत्री जी, आप बहुत अच्छी कह रहे हो, पर मैं माननीय रक्षा मंत्री को मांग पत्र के द्वारा उसमें लिखा गया 2024 में सैनिक सब देख रहे कि आप किस तरह का भेदभाव करें। हमारे को उम्मीद है और जब तक आप इस पद पे रहोगे, जब तक हम उम्मीद रखेंगे, हमारा काम है आप तक आना, अपनी आवाज पहुंचाना और आपसे अपना हक मांगना, संविधान के दायरे में मांगना। दूसरी इसके अंदर भाई जो बात थी, जो सेकंड रिवीजन की, जो माननीय कोर्ट से फैसला आ गया और उसके अंदर आप लोगों को सबको मालूम है कि अनसंवैधानिक मांग की गई, उसके ऊपर फिर वो भाई पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा फिर से। तो हमने माननीय रक्षा मंत्री से कहा है कि जो सेकंड रिवीजन होनी है उसकी टेबल जारी करो। पर जेसीओ साहब को कहीं भी नजरअंदाज कर दिया, ये ठीक नहीं, न सरकार के लिए न आने वाले चुनाव के लिए, क्योंकि जवान समझ जाएंगे। जो भागदौड़ मचा रहे हैं सेकंड रिवीजन को रोकने के लिए, उनका भी हमने मालूम है कि कहीं सरकार कोश्यारी कमेटी की जो रिपोर्ट है कि कम सर्विस वाले जवानों को यह मिलनी चाहिए, कदे उसी को लागू ना कर दे और 60 साल वाले जिनकी 60 साल सर्विस करते हैं कहीं उनसे ब्याज शुदा छीन ना ले, तो वो अपनी भागदौड़ मचाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो कृपया करके आप इस टेबल को जारी करो और हमारे जो जेसीओ साहिबान हैं
सबसे ज्यादा उनका ध्यान रखते हुए, और जो हमारा हक है, जो पहले जब आपने लागू की वन रैंक वन पेंशन, उसका धन्यवाद करते हैं, पर वो कोश्यारी कमेटी के अनुसार नहीं थी, उसमें जवानों का हक मारा गया। अगर कोई 900 रुपये से 900 रुपया दे के ये कहता कि मैंने वन रैंक वन पेंशन दे दी, तो वो गलत है। ये मांग पत्र में विरोध दर्जा दिया है भाई हमने। दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी, ये बड़ी बात है, हमने जो भाई आप लोगों को सबको मालूम है रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसके ऊपर एक मांग पत्र आप लोगों के पास में सर्कुलर कर दिया था कि यूक्रेन एक बहुत छोटा देश है रूस के बराबर, और रूस बहुत बड़ा देश है, और भाई वीटो पावर भी है उसके पास में, और बड़े बड़े हथियार भी है, सब कुछ भी है, सेना भी है उसके पास में। वो अभी तक यूक्रेन को नहीं हरा सका, हाथ नहीं खड़े करवा सके। तो उस पर संज्ञान लेते हुए जो मांग पत्र हमारा है कि हमारी जो भारतीय सेना में वो जो सहायक प्रथा है, 2.5 से 3 लाख जो सैनिक जूते पॉलिश कर रहे हैं, कुत्ते घुमा रहे हैं, बच्चों को स्कूल में छोड़ के और लेके आ रहे हैं, जो पार्टियों के लिए सब्जी मार्केट में पालक और पनीर के कटोरे लेके घूम रहे हैं, कृपया करके उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। और इसके ऊपर मेरे को आप लोगों को खुशी होगी कि पीएमओ माननीय प्रधानमंत्री ने संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर टिक कर दिया है, सुजेशन में डाल दिया। बहुत बड़ी बात है कि इस लेटर को जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का था, इसको सुजेशन में डाल दिया है कि इसके ऊपर संज्ञान लेके पूरी भाई जो भी होता होगा सरकार का कि क्या रिपोर्ट है, क्या लेटर है, पर सुजेशन में डालना ये बहुत बड़ी बात है सरकार का। और मैं माननीय तीनों जर्नल साहबों को भी ये कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों अखबार में भी आई थी कि जो यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर बारीकी से नजर है, वो क्या क्या यूज कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें भी संज्ञान लो कि ये जो सहायक प्रथा है ये जायज है नाजायज है, कैसे भारतीय सेना की ताकत बढ़ रही है। आगे मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा। तीसरा पॉइंट था भाई अंग्रेजों के जमाने के जो 1911 के रूल है, जब देश आजाद हो गया तो तीनों सेनाओं में अंग्रेजों के जमाने के रूल को चेंज करके नए जमाने के रूल लिए जाए। मिलिट्री सर्विस पे समान रिक्स भरता है, वो पे नहीं है, वो रिक्स है, वो एक वर्दी का भरता है, वो सबके लिए सम्मान किया जाए, जिससे तीनों सेनाओं के जवानों का मनोबल बढ़े। डिसेबिलिटी पेंशन ये एक शरीर जब हम दुश्मन के सामने खड़े होते हैं और जब हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है, शरीर अंग भंग होता है, या शरीर का कोई हिस्सा नष्ट हो जाता है, या शरीर की समझता कम हो जाती है, अगर 2 आंख चली गई, 2 हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए, और जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है वो एक जवान को 5500 रुपये से लेके 18,000 रुपये तक मिलती है। वहीं पर एक जो अधिकारी है जिसका नाखून उतरा है, उंगली उतरी है, क्योंकि 2018-19 के अंदर सबको मालूम है, बड़े बड़े अखबारों में आया था कि 2000 फेक डिसेबिलिटी निकली है, और उनके ऊपर इंक्वायरी भी बैठाई थी, पर होना जाना कुछ नहीं है क्योंकि वह अधिकारी थी। तो वो ले रहे हैं 2,72,000 से ऊपर। कृपया करके संज्ञान ले, ये रक्षा बजट का मिसयूज हो रहा है, और रक्षा बजट की एक एक रुपया आज देश के लिए बहुत महत्व रखा हुआ। जब हम बॉर्डरों को देखते हैं, और खासकर 2 बॉर्डरों को देखते हुए, तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि ये नहीं है कि तिजोरी का ताला खोल दो, जिससे उठे वो ले जाए। ये टैक्स पेयर का पैसा है, जो सम्मान का पैसा है, संविधान के दायरे में रहते हुए डिसेबिलिटी जो पेंशन है वो एक सम्मान की जाए। वो ये नहीं है कि जवान का जो शरीर है वो लोहे का, मिट्टी का, और एक अधिकारी का जो शरीर है वो सोने, चांदी, हीरे, मोती का। उसने बहुत कुछ खोया। अगर एक जवान ने हाथ खोया तो एक ऑफिसर ने भी हाथ खोया, एक ही हाथ से वो खाना खाएंगे। तो ये सम्मान होना चाहिए। इसमें हम उनकी पे की मांग नहीं कर रहे, पढ़े लिखे हैं भाई, उनकी पे बढ़ाओ। अगर उनकी पे 2 लाख है तो उनकी 5 लाख करो, वो कोई उस पे कोई भी एतराज नहीं है। चाहे 10 लाख करो, पर अलाउंस वो नहीं
वो गलत है। अगर जो फील्ड के अलाउंस है, जैसे माननीय रक्षा मंत्री ने 3-4 दिन पहले घोषणा की, वो बिल्कुल गलत है। हमने उस पर एतराज जताया है, विरोध जताया है मांग पत्र के द्वारा। सर्विस पेंशन आप लोगों को मैं मालूम है, पहले बता दिया मैंने, 1 रैंक 1 पेंशन किसके भी हक बनता था? जवानों का हक बनता था, जवानों को वह दी जाए। क्योंकि हमारी बहुत सारी जो सैनिक विधवाएं हैं, वो बहुत कम पैसे में, बहुत कम पेंशन में 11,000 रुपये में गुजर बसर कर रही है। हमने इसको और पॉइंटों को नहीं, हमने हाथ जोड़ के ये भी कहा मांग पत्र सौंपते हुए कि सैनिक विधवाओं की तरफ देख लो, बस उन बहन बेटी माओं की तरफ देख लो। 7वां पे कमीशन की रिपोर्ट कि 7वां पे कमीशन में जवानों को 2.57 और 2.81, जो अधिकारी हैं, चाहे वो डिफेंस के हैं, चाहे वो सिविलियन है, कोई भी है, वो एक समान किया जाए, या 2.58 किया, 2.57 किया जाए, या 2.81 किया जाए। कोई गलत तो नहीं कहा होगा भाई, कोई बता देना इसमें लिख के कि हमारे जो पॉइंट है वो गलत है। मांग पूरी होना अलग बात है, पर आएगा। अरे 370 भी टूटी है कश्मीर से। भाई दो मिनट और लूंगा। जितने भाई जुड़ रहे हैं, मैं नहीं कहता आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कृपया करके शेयर तो कर दो। कोई ना कोई कमेटी जाके माननीय रक्षा मंत्री तक पूछेगी, उसमें अपना सबका फायदा है। अगर आप घर बैठे हो किसी का शेयर कर रहे हो, अरे उनका हौसला अफजाई तो कर रहे हो। अरे एक आदमी जब कुश्ती लड़ता है, जब उसकी थपकी ऐसी मारी जाती, वो तो नहीं लड़ रहा ना जो थपकी मार रहा है, पर वो थपकी मार के उसका हौसला अफजाई कर रहा है, तो थपकी तो मार दो यार। लड़ रहे हम आप पे भाई, चलो ठीक है, मानता हूं 50 साल जिनकी उम्र नहीं हुई है, वो भाई रोजगार कर रहे हैं, बच्चों की फीस भर रहे हैं, जायज है भाई। आप लोगों को उनके भविष्य के लिए दूसरा रोजगार भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। पर अगर आपको 5-7 मिनट मिलती है, तो हमारे जैसे जो भाई हैं, छोटे भाई आपके, उनको थपकी मार देनी चाहिए, इनको शेयर कर देना चाहिए, जिससे दूसरे सैनिक भाई भी आए। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता भाई, मैं नहीं फोड़ सकता, ना मेरी कमेटी फोड़ सकती, कुछ नहीं फोड़ सकते। पैसे हम आप लोगों से पैसा नहीं ले रहे, कुछ चंदा नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे, और मांग उठा रहे हैं सबकी। मांग पत्र भी आ जाएगा सबके सामने। 7वां पे कमीशन हो गया भाई। 8वीं बात थी सीएसडी कैंटीन का प्रॉफिट, ये अरबों में है। सीएसडी कैंटीन का प्रॉफिट, ये हमारे जो प्रॉफिट है, या तो ये रक्षा मंत्रालय के अंदर हथियार जो इक्विपमेंट है उनके ऊपर खर्च किया जाए, ये दारू और सिगरेट पे खर्च ना किया जाए। इसके ऊपर बहुत बड़ा एतराज जताया हमने कि ये जो प्रॉफिट है, या तो यहाँ हथियार और जो जवानों की ट्रेनिंग है, कुछ भी आप कहीं भी इस्तेमाल करो, या फिर इस जो प्रॉफिट है इसके अलग अलग स्टेट में यूनिवर्सिटियां बनाई जाए, सैनिकों के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बनाई जाए। गलत बात थी भाई कि वो इतना अरबों खरबों का। अगर हमारे बच्चे हैं जो अभी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, करोड़ों रुपया दे रहे हैं, इंजीनियर की कर रहे हैं, भाई उनके लिए एक यूनिवर्सिटी हो जाए, कोई मान ले एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, 100, 150, 200 किलोमीटर के दायरे में हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, और वही पैसा और सिगरेट और दारू में जा रहा है। सिगरेट और दारू की जगह अगर वो पैसा आए, यहाँ पे यूनिवर्सिटियां बने, कॉलेजा बने, तो बताओ भाई इसमें किसका फायदा है सीधा? अभी तो कुछ % आदमी उसका सिगरेट और दारू पी जाते हैं। माननीय ये तो आज से थोड़ी उठा रहे माननीय रक्षा मंत्री के सामने, पहले से। 9वीं बात थी सिक्योरिटी एजेंसियों का लाइसेंस सबको मिलना चाहिए, जवान है चाहे कोई भी है, और जवान से बेहतर सिक्योरिटी एजेंसी कोई नहीं चला सकता। पर यहां पर जो डीजीआर की सिक्योरिटी एजेंसी है, वो एक ऑफिसर को लाइसेंस मिलता है, और ऑफिसर अपने घर में सोता है बुढ़ापे तक, 80 साल तक, और उसकी एजेंसी कौन चलाता है? या तो एक हवलदार या एक सूबेदार, और उस हवलदार और सूबेदार को मिलते हैं 20,000 रुपये, और चलाता कौन है? वही। और वो अपने घर पे सोता, कभी आता नहीं जाता नहीं, और वो घर बैठे हुए 20-20, 50-50 लाख रुपये कमा रहे। तीसरी बात हमने जो इसमें लिखी डीजीआर की, कोयल टिप्पर की, जिसमें अरबों खरबों का खर्चा, करोड़ों का
भ्रष्टाचार है उसकी मैं आपको अलग से एक वीडियो बताऊंगा, सबूतों के साथ में बताऊंगा। उस पे तो बड़ी धमकियां मिली हुई है मेरे को, जान से मारने की, पता नहीं क्या क्या है, और पीछे भी गाड़ियां लगी है, और ऊपर से लेके कि उसके अंदर एक जवान बस यही बताना चाह रहा हूं कि जो डीजीआर के अंदर कोयल टिपर अटैचमेंट होती है, जो हम ट्रक लेके कोयले का भाई ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन जो कोयले की खदान है उनसे लोडिंग अनलोडिंग करके ऊपर पहुंचाते हैं, उसमें करोड़ों अरबों रुपया का घोटाला है। और जो जवान को मिलता है, जवान को उसके अंदर 1 साल के अंदर जो उसका कोयल फील्ड माइल, भारत सरकार कोयल मंत्रालय जो उसके ट्रक का भाड़ा देता है, आपको यकीन नहीं होगा, यकीन होता आप लोगों को कागजों के आधार पे वो मैं दिखा दूंगा। 55 लाख से 60 लाख के बीच में उसकी गाड़ी काम करती है 1 साल में, और उसको मिलते हैं पर मंथ 5,000 रुपये, जबकि गाड़ी उसकी उसके नाम से, फाइनेंस उसके नाम से हुई। और बीच में कौन खा रहे हैं, बहुत सारा है। ये हमने रक्षा मंत्री को बता दिया, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या 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 नहीं, क्योंकि अभी उस पर रोक लगी हुई है। 1965 1971 के जंगी कैदी जो 54 हैं पाकिस्तान की जेलों में है, और अभी आपने पता है कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया है, और उन्होंने भी नोटिस जारी कर दिया केंद्र सरकार को। माननीय रक्षा मंत्री से हमने रिक्वेस्ट करी है कि ये पॉइंट जो हमारा 1965-71 का है, इसके ऊपर हमने बहुत सारे आंदोलन भी कर चुके हैं, हम जंतर मंतर पे भी बैठ चुके हैं, रामलीला ग्राउंड पे भी बैठ चुके हैं, टंकियां भी चढ़ चुके हैं, कृपया करके इस पे संज्ञान लो। ये हमारे ही, और उसमें ज़्यादातर हमारे ऑफिसर हैं, और उनकी लड़ाई भाई जवान लड़ रहे हैं। तो ये बहुत काबिल तारीफ है कि समय का जो चक्कर है वो बदलता है। पहले हमारे लिए ऑफिसर लड़ रहे थे, हमारा नाम लेके, हमारे को धक्का के आगे करके कि जवानों को ये मिलना चाहिए, जवानों को वो मिलना चाहिए, और जब मिलता था वो हमारे को धक्का मार के पहले अपने आप पूछ जाते थे कटोरा लेके कि हमारे को ज़्यादा मिलना चाहिए। यही हमने, ये तो हम पहले से बोलते आ रहे माननीय रक्षा मंत्री के सामने, किसी को जड़ती है तो जड़ने दो, इतना मैं डरता को न किए थे, समझे। मेरे को मालूम है मेरा लास्ट स्थान कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, कि कानून का दुरुपयोग करके कोई भी जेल में पहुंचा सकता है, जासूस बना सकता है, गद्दार घोषित कर सकता है, पर संविधान के दायरे में अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। संविधान के दायरे में अगर देश के क्रांतिकारी आवाज ना उठाते तो देश भी गुलाम आजाद नहीं होता। और देश आजाद होने के बाद में संविधान के दायरे में पत्रकारों से लेकर बुद्धिजीवियों ने आवाज उठाई, और जो भी चाहे देश में कोई भी सत्ता पक्ष रहा हो, उन्होंने कोई भी संविधान से हट के कोई भी गैर कानूनी कानून या अपनी थोपी जनता पे, तो उन्होंने उसका विरोध किया, और जेलों में भी गए, जेलों से बाहर भी आए, और संविधान को बचाया भी, लोकतंत्र को भी बचाया। तो भाई उस नियम में हम भी है। ऑफिसर की कमी, जो 11वां पॉइंट कि ऑफिसर की कमी दिखा के ऑफिसर कि हाँ सेना में कोई आना नहीं चाहता, अभी 9,000 वैकेंसी खाली है, अभी 10,000 वैकेंसी खाली है, इनकी पे पेंशन बढ़ाओ, ये बढ़ाओ। ये सिर्फ एक दिमाग को हाईजैक करने, जो सरकार का दिमाग उसको हाईजैक करते हैं। 136 करोड़ लोगों में 9,000 युवा नहीं मिलते ऑफिसर के लिए। माननीय रक्षा मंत्री इस पे संज्ञान लो और इनको खोलो। दूसरी बात यह है कि पहले ये भी देखो कि कितने परसेंट ऑफिसरों के बच्चे इसमें भर्ती होते, कितने परसेंट जवानों के भर्ती होते हैं, और कितने परसेंट सिविलियनों के होते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसमें जो सिविलियन है, जिनका डिफेंस से ताल्लुक नहीं है, उनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा लिए जाए, नहीं तो वो तो बाहर ही रह जाएंगे। अब मेरा बाबू तो फौजी नहीं था, ना मेरा दादा फौजी था, परदादा था मेरा फौजी, तो इसका मतलब फिर मैं फौजी में जाना नहीं चाहिए था। भाई सबको देश की रक्षा करने का अधिकार है, और सबको करना चाहिए, और सबको मिलना भी चाहिए। एजीआई में अगर कोई वॉलंटियर पेंशन आ रहा है, और जिसके भाई बीच में कोई फोन मना करो, 2 मिनट लूंगा, कति 2 मिनट, बीच में कोई फोन मना करो, इतना मैं बाहर अमीर को ना मैं स्क्रीन लगा रहा हूं, बीच में भाई फोन मना करो, ईब कर दूंगा। भाई एजीआई का बता दिया। रिजर्व पेंशन 62 की 65 की 71 की लड़ाई लड़ी, और वो बहुत कम रह रही,
सरकार को उनको फुल पेंशन देनी चाहिए। और ये पॉइंट आज से नहीं यार, 9 साल से उठा रहे हैं। कोई भी मांग पत्र आप गूगल पे पढ़ लो हमारा। ऑनरेडी रैंक की पेंशन भाई सबको मिलनी चाहिए, जो ऑनरेडी से हवलदार है, चाहे सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, कोई भी है। ये हो गए भाई लास्ट ये पॉइंट। भाई इसमें कोई भी मेरे को गाली लिख सकता है, हमारी कमेटी को लिख सकता है, आपको अधिकार है। अगर एक भी नाजायज और संविधान के दायरे से बाहर है, जो संविधान ने हमारे को हक दिया है समानता का, उसी दायरे में रह के सरकार तक आवाज पहुंचाए। तीसरी बात ये, जो कमेटी आपकी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट की है, आपके तहसील की है, आपकी स्टेट की है, जो पूरे इंडिया में है, कोई गुजरात की, कोई महाराष्ट्र की, कोई पंजाब की, कोई हरियाणा की, कोई दिल्ली की, कोई यूपी की, बिहार की, नागालैंड की, जम्मू की, मणिपुर की, तमिलनाडु, वो भाई क्या कर रहे हैं? मतलब महीने में पकोड़े खा लिए, 2 महीने में मीटिंग कर ली, 3 महीने में मीटिंग कर ली, मैं प्रधान बन गया, मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया, ये बन गया ना। अगर आप लोगों की वजह से सैनिकों का हक नहीं मिल पाता, क्योंकि जितने यूट्यूब के बेवकूफ बनाते हैं जवानों को, उससे ज्यादा आप लोग डिस्ट्रिक्ट में बेवकूफ बनाते हो। सबको मालूम है कि आप कहां झाड़ू पोछा कर रहे हो, कहां पिछल लगू हो। जवान भाइयों, हाथ जोड़ के, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके तहसील में, आपके जिला में कोई ऐसी कमेटी है और वो मीटिंग करती है, तो उनसे पूछो कि पिछले 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में आप लोगों ने कौन सा लेटर लिखे, कब आपने मांग करी कि मैंने प्रधानमंत्री से मिलना है, मेरे को रक्षा मंत्री से मिलना है, मेरे को या मिलना। पूछो उनसे। और यूट्यूब के जो चैनल, उनसे भी बाहर रहो। और भाई कोई भी है, अगर कमेंट, आपको अधिकार है गाली गुली देने का, पर हम लड़ते रहेंगे। मांग मानो या नहीं मानो, इतनी जल्दी पीछे नहीं हटेंगे। सैनिक को ट्रेनिंग में जिस दिन पहले जाता है, यही बोला जाता है कि हार नहीं माननी, चलता रहे और चलते रहेंगे। साथ दो या मत दो, बस जो कुछ मेरे बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। और वो जो शेयर करते हैं इधर उधर अपने ग्रुपों में, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे, वो मैं उनसे ही है कि उनके फोन आते हैं, इसलिए भाई बहुत सारा उनके लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि ये बुजुर्ग, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। यही है भाई, लास्ट में वीडियो खत्म करूं क्योंकि बहुत लंबा है। लंबा भाई अपने बुजुर्ग देख रहे हैं तो लंबा उनसे संवाद होता है। लंबी तो फिल्म भी चलती 3-3 घंटे की, रुपया दे के देख के आते हो। और हम तो फिर भी अपनी जो मेहनत की कमाई उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आप लोगों को अगर 20-30 मिनट इतनी प्यारी लगती है अपनी, तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए, तो हमारा जो 24 घंटे लेटर लिखने में, लेटर आते हैं उनका जवाब देने में, फिर भाग दौड़ करने में, फिर तेल फूकने में, बसों में लटक के जाने में, और अभी मैं कहीं और जा रहा हूं, तो मेरा समय कितना कीमती होगा, मेरे बच्चों का समय कितना होगा। मतलब मैं आपसे ज्यादा अपने परिवार का हक खा रहा हूं, अपने हक को पाने के लिए अपने परिवार का हक खा रहा हूं, क्योंकि मैं समय नहीं दे सकता उनको भी जो उनका चाहिए। जिंदगी में हर आदमी ये सोचता है कि अपने बच्चों की वो महीने में पीटर में पता नहीं क्या बोलते हैं कि वो टीचर बुलाते हैं माँ बाप को। मैं आज तक नहीं गया उसमें, कई साल से सोच रहा हूँ कि जाऊं। वो महीने में एक बार अध्यापक बुलाते हैं, नहीं पूछ पाए। तो ये लगा लो कहीं ना कि आपके अगर 20-30 मिनट मेरी वीडियो देखने में कि छोटी बनाओ, ये कराओ, भाई नहीं बन, तो मेरे लिए वो समय कितना जल्दी वो जरूरी है कि मैं अपने बच्चों को भी, वो नहीं है भाई। राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और धन्यवाद। जितने बात